स्टूडेंट्स, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में ओनली 2 साइकिल्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन विल बी हाइड्रोलॉजिकल और वाटर साइकिल, और सेकंड जो साइकिल हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी नाइट्रोजन साइकिल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं अबाउट हाइड्रोलॉजिकल और वाटर साइकिल के बारे में। द वाटर साइकिल शोज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द अर्थ एंड एटमोसफेयर। मतलब जब ये अर्थ से एटमॉस्फेयर का पार्ट बनता है और जब एटमॉस्फेयर से वापस ये रिटर्न हो जाता है अर्थ तक, तो ये हमारे पास वाटर साइकिल होगा। अर्थ इज़ द वाटरी प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जस्ट अर्थ के पास ही वाटर मौजूद है, और यहाँ पे वाटर मौजूद है इसलिए यहाँ पर लाइफ मौजूद है। तो बाकी जो प्लैनेट्स हैं तो उनके पास वाटर नहीं है, इसलिए उनके पास लाइफ नहीं है। वाटर कवर्स मोर देन 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारे इस अर्थ की सरफेस पर ज़्यादा अमाउंट में, मतलब ज़्यादा जो उसका सरफेस एरिया है तो वो कवर किया हुआ है वाटर ने। बट ये जो हमारे पास अर्थ वाटर है तो ये किस किस सूरतों में इस सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर मौजूद है। इसमें ज़्यादातर परसेंटेज मतलब 97% वाटर साल्टी वाटर होता है जो कि ओशंस में मौजूद होता है, एंड ओशंस आर द मेजर रिजर्वायर ऑफ वाटर। 97% है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में ओशंस के पास मौजूद होता है। लेकिन मसला ये है कि ये साल्टी वाटर है, इसलिए जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो इस किस्म के साल्टी वाटर को अपनी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत हाई क्वांटिटी में साल्ट मौजूद होता है। और जो रिमेनिंग 3% ऑफ वाटर है तो ये अब हमारे पास फ्रेश वाटर आ जाता है। लेकिन इस फ्रेश वाटर के अंदर भी जो 2% वाटर है, मतलब हम इस 3% का 2% ले रहे हैं, यानी कि 66%, तो ये सॉलिड स्टेट में है, ये फ्रोज़न फॉर्म में है, ये फ्रीज़ हुआ है, यानी कि ये आइस कैप्स की सूरत में है या ग्लेशियर्स की सूरत में है। तो इस किस्म के फॉर्म में भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। जस्ट इस 3% का ओनली 1% यूजेबल फॉर्म में है, और ये कहाँ पर मौजूद है? ये लेक्स में मौजूद है, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, पॉन्ड्स, और जो ग्राउंड वाटर है वो हमारे पास ये आ जाता है फ्रेश वाटर। और स्मॉल अमाउंट में ये वाटर वेपर्स की सूरत में हमारे एटमॉस्फेयर का भी पार्ट है। तो इट मीन के हमारे पास बहुत कम अमाउंट में वाटर ऐसा है इस अर्थ की सरफेस के ऊपर जो कि यूजेबल फॉर्म में है। इसलिए हमारे पास वाटर का साइकिल कंटिन्यूअसली रन करना चाहिए ताकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए प्रॉपर अमाउंट में वाटर ले सके। वाटर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। विदाउट वाटर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। हम कहते हैं कि 70% वाटर ये एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना रहा होता है, और इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं पानी के अंदर। तो अगर पानी नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी। वाटर साइकिल इज़ ड्राइवन बाय सोलर एनर्जी विच एवेपोरेट्स द वाटर एंड बाय ग्रेविटी विच ड्रॉज द वाटर बैक टू द अर्थ। तो ये 2 आपको फोर्सेस याद रखनी है। एक तो हमारे पास सोलर एनर्जी है, ये एनर्जी हमारी जो इस अर्थ की सरफेस के ऊपर वाटर है तो इसको एवेपोरेट करवा देती है, और फिर ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्ट कर रही होती है इसी वाटर के ऊपर। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से ये वाटर जो कि एवेपोरेट हुआ होता है तो ये वापस हमारी अर्थ की तरफ आ जाता है। तो इस तरीके से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है इसी वाटर की। ये हमारी जो अर्थ है वहाँ से एटमॉस्फेयर का पार्ट बनता है, और एटमॉस्फेयर से वापस ये हमारी अर्थ का पार्ट बन जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम वाटर साइकिल में इन्वॉल्व मेजर स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। 4 स्टेजेस में ये साइकिल रन कर रहा होता है। द फर्स्ट 1 स्टेज इज़ द एवापोरेशन, देन हम कंडेंसेशन को डिस्कस करेंगे, प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस होगा इसमें, और आखिर में हम कलेक्शन की बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप को समझते हैं, दैट इज़ एवापोरेशन। एवापोरेशन में सबसे मेजर रोल सोलर एनर्जी का होता है, जो सन की एनर्जी है। द सन वार्म्स द वाटर कॉजिंग इट टू चेंज फ्रॉम वाटर यानी कि लिक्विड टू वाटर वेपर्स यानी कि गैशियस फॉर्म में इसको ले आता है। दैट गोज़ इनटू द एयर। मतलब जब भी हमारी इस अर्थ की सरफेस के ऊपर सोलर एनर्जी पड़ती है तो जो लिक्विड स्टेट में वाटर मौजूद होता है तो वो वेपर स्टेट में आ जाता है, मतलब कि गैशियस स्टेट में आ जाता है, और फिर यही वाटर वेपर्स हमारी एयर का पार्ट बन जाते हैं। ओशंस अकाउंट फॉर 80% ऑफ द वाटर दैट इज़ एवापोरेटेड। तो सबसे ज़्यादा एवापोरेशन ओशन से होती है, क्योंकि ओशंस के पास 97% वाटर मौजूद है हमारी इस अर्थ के सरफेस का। वाटर ऑल्सो एवापोरेट फ्रॉम अदर वाटर बॉडीज़ लाइक लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो फ्रॉम सॉइल। जहाँ कहीं पर भी इस अर्थ की सरफेस के ऊपर वाटर मौजूद है तो वो सोलर एनर्जी की वजह से एवोपोरेट हो जाएगा।
प्लांट्स ऑल्सो ट्रांसपायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू देयर लीव्स। जो प्लांट्स हैं तो वो अपने रूट्स के ज़रिए वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो वाटर उनकी बॉडी के अंदर आ जाता है, तो वो उस वाटर को अपनी डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर होता है तो वो उनकी बॉडी से उनकी लीव्स के स्टोमेटा के ज़रिए एवोपोरेट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन की वजह से भी जो एक्सेस अमाउंट का वाटर है प्लांट की बॉडी में, तो वो हमारी इस एयर का पार्ट बन जाते हैं, वो वेपर्स की फॉर्म में हमारी इस एयर का पार्ट बन जाते हैं। और एनिमल्स भी स्वेटिंग के ज़रिए या एक्सलेशन के ज़रिए वाटर को एवोपोरेट कर रहे होते हैं। स्वेटिंग में भी हम कहते हैं कि जो हीट रिमूव हो रही होती है तो वो अपने साथ वाटर को भी लेकर रिमूव हो रही होती है, मतलब एवोपोरेट हो रही होती है, तो वो जो स्वेट वाला वाटर है तो वो भी ऐड हो जाता है हमारी इस एयर के अंदर। और जो हम एक्सेल कर रहे होते हैं, मतलब जो हम सांस बाहर निकाल रहे होते हैं, तो ऑल्दो कि हम गैसेस को बाहर निकाल रहे होते हैं, लेकिन उस गैसेस के अंदर टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर भी मौजूद होते हैं, तो ये इस तरीके से हमारी एयर के अंदर आ जाते हैं। तो वाटर वेपर्स अब एयर का पार्ट बन जाएंगे एवोपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू, बट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। तो ये हमने एवोपोरेशन के बारे में स्टडी किया कि जो इस सरफेस ऑफ अर्थ पे मौजूद जो वाटर है तो वो सोलर एनर्जी की वजह से एवोपोरेट हो जाएगा और एवोपोरेशन के बाद ये हमारी एयर का पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है कंडेंसेशन। अब ये अपोजिट है एवोपोरेशन का। जो प्रोसेस एवोपोरेशन में होता है, मतलब एवोपोरेशन में हमने ये स्टडी किया कि लिक्विड स्टेट से वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, लेकिन कंडेंसेशन में अब हमारे पास जो स्टेट है वाटर की वो चेंज होगी अपोजिट डायरेक्शन में। चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स गैसियस फॉर्म, यानी कि वाटर वेपर से अब ये लिक्विड वाटर में आ जाएगा। एज द वाटर वेपर्स राइज हायर इन द एयर, द कूलर टेम्परेचर मेक दैम कूल डाउन एंड टर्न्स बैक इनटू द लिक्विड। तो कंडेंसेशन का प्रोसेस कैसे होता है, ये एयर जिसके पास हमारे वाटर वेपर्स है, जब ये ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने की वजह से जो टेम्परेचर है तो वो कूल होता जाता है। जितना हम इस अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाते हैं तो टेम्परेचर में फ़र्क आ रहा होता है, तो ऊपर जाके टेम्परेचर कूल हो जाता है, जिसकी वजह से यही जो वाटर वेपर्स है ये दोबारा से लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स कंडेंसेस इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स विच फ्लोट्स विद इन द करंट्स ऑफ विंड। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में यही वाटर वेपर्स आ जाते हैं ऊपर हमारी इस एयर में आ जाते हैं, तो फिर ये एक दूसरे के साथ स्टक भी हो जाते हैं और ये कंडेंस भी हो जाते हैं बहुत लार्ज क्वांटिटीज़ में जब वाटर वेपर्स, तो ये क्लाउड्स बना लेते हैं, मतलब कि बादल बना लेते हैं। और फिर यही बादल जो विंड के करंट्स हैं तो उनकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। तो ये है हमारे पास कंडेंसेशन का प्रोसेस, जिसमें हवा ऊपर गई और उस ऊपर जो हमारी एयर थी तो उसके पास अब टेम्परेचर कूल हो जाता है, जिसकी वजह से उस एयर में जो मौजूद वाटर के वेपर्स हैं तो वो वापस लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाते हैं और उससे बादल बन जाता है जब बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में यही वाटर कंडेंस हो जाता है। तो सो द थर्ड वन स्टेप इज़ द प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन में मेजर इवेंट ये होगा कि वो वाटर जो कि हमारी एयर का पार्ट है अब वो रिटर्न हो जाएगा, वो आ जाएगा वापस हमारी इस अर्थ की सरफेस तक। और इस प्रेसिपिटेशन में जो मेजर रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही यही वाटर हमारी अर्थ की सरफेस तक वापस आता है। द वाटर कीप कंडेंसिंग टू फॉर्म क्लाउड्स। क्लाउड्स कैसे बनते हैं, वाटर की कंडेंसेशन की वजह से। वाटर क्यों कंडेंस होता है, क्योंकि वो एयर जिसके पास यही वाटर वेपर्स होते हैं जब ये बहुत ज़्यादा हाइट पर आ जाते हैं तो वहाँ पे इनको कूल टेम्परेचर मिलता है, जिसकी वजह से वाटर कंडेंस हो जाता है, मतलब कि वो वापस अपनी लिक्विड स्टेट में आ जाता है। बट व्हेन देयर इज़ टू मच एक्यूमुलेशन या कलेक्शन ऑफ वाटर इन दिस क्लाउड्स, द क्लाउड्स बिकम हैवी। दिस मीन्स दैट द एयर कैन नॉट लॉन्गर होल्ड दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर। अब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब वाटर आ जाता है और वो एक दूसरे के साथ स्टक भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है वाटर मॉलिक्यूल के दरम्यान में। तो एक तो अमाउंट ज़्यादा है, दूसरा वो एक दूसरे के साथ स्टक हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से यही क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। तो अब एयर के पास इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि इतने हैवी क्लाउड्स को वो होल्ड कर रख सके। So due to gravitational forces water start to fall back to the earth in the form of rain। तो अब इस तरीके से बारिश स्टार्ट हो जाएगी।
वो जो लिक्विड वाला वाटर इस एयर के पास मौजूद होगा, क्लाउड्स के पास मौजूद होगा, तो अब वो बारिश की सूरत में हमारी इस अर्थ की सरफेस तक आ जाएंगे। बट इफ़ द एटमॉस्फेयर इज़ कोल्ड इनफ द फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेट चेंजेस फ्रॉम रेन टू स्नो, यानी कि वो फ्रोज़न वाटर की सूरत में आ जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा। अगर ये जो बारिश बरस रही है और मज़ीद इसको कूल टेम्परेचर मिल रहा होता है तो ये स्नो की शक्ल ले लेता है या ये स्लीट की शक्ल ले लेता है। स्लीट कहते हैं ग्लोब्यूलर, मतलब गोल गोल से ट्रांसपेरेंट से जो आइस के पैलेट्स होते हैं तो उनको स्लीट कहा जाता है। और ये इससे हेल भी बन सकता है। हेल जो बिग पीसेस होते हैं फ्रोज़न वाटर के, जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं, ओले जिसको उर्दू में कहा जाता है, तो वो हमारे इस अर्थ की सरफेस तक आ जाएंगे। तो ये हमने पढ़ा प्रेसिपिटेशन के बारे में कि जब बादल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो एयर उनको होल्ड नहीं रख सकती है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से वो हमारे इस अर्थ की सरफेस तक आ जाते हैं रेन की सूरत में। लेकिन जब रेन हो रही होती है और मज़ीद कूल टेम्परेचर उनको मिल रहा होता है तो ये जो रेन है तो ये फ्रोज़न स्टेट में आ जाती है, मतलब कि ये सॉलिड स्टेट में फिर यही वाटर हमारी इस अर्थ की सरफेस तक आ जाता है। तो कंडेंसेशन के ज़रिए जो बादल बने हुए होते हैं तो उनसे फिर प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि जो प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस है तो ये ऐसा नहीं है कि बस सारा का सारा पानी इस हमारी अर्थ की सरफेस से ऊपर एवापोरेट हो गया था, वो कंडेंस हो गया था और एकदम से बारिश बरस जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि ये जो प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे होते हैं, बहुत टाइम इनको चाहिए होता है, तभी ये बारिश बरसती है, तभी बादल बनते हैं और तभी ये बारिश बरसती है। तो फोर्थ वन स्टेप इज़ द कलेक्शन। कलेक्शन में हम ये बात करेंगे कि प्रेसिपिटेशन के रिजल्ट में जो रेन वाटर इस सरफेस ऑफ सॉइल तक आ जाता है तो फिर ये कहाँ कहाँ पर जाकर कलेक्ट होता है, कहाँ कहाँ पर जाकर ये स्टोर होता है। When rain falls on land, some of the water evaporates, मतलब कि जैसे ही बारिश हुई तो कुछ ना कुछ जो पानी है तो वो वापस वेपर्स की सूरत में इस एयर का पार्ट बन जाता है। Some of the water is absorbed by plants through their roots from the soil. सॉइल के ऊपर भी बारिश होती है तो वहाँ से प्लांट्स के रूट्स इसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और यही बारिश का पानी प्लांट्स की बॉडीज़ के अंदर जाकर कलेक्ट हो जाता है। सम ऑफ द वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड इनटू द ग्राउंड फॉर्मिंग पॉकेट्स ऑफ वाटर कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। तो अंडरग्राउंड वाटर के अंदर भी बारिश का पानी आ जाता है क्योंकि ग्राउंड यानी कि ज़मीन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। मोस्ट ग्राउंड वाटर इवेंचुअली रिटर्न्स टू ओशंस, और आखिर में ये जो पानी है तो ये ग्राउंड वाटर ये ओशंस में आ जाता है। अदर प्रेसिपिटेशन रन डायरेक्टली इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। बारिश स्ट्रीम्स और रिवर के ऊपर भी हो रही होती है, वहाँ पर भी पानी आ जाता है। स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लो इनटू लार्ज स्ट्रीम्स देन इनटू रिवर्स एंड फाइनली द वाटर फ्लोज इनटू द ओशंस। तो वही बात कि आखिर में होता हुआ ये पानी ओशंस का ही पार्ट बनता है। वाटर दैट कलेक्ट इनटू रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड ओशंस इज कॉल्ड एज रन ऑफ। तो जो पानी कलेक्ट हो जाता है रिवर्स में, स्ट्रीम्स में और ओशंस में तो उसको हम बोलते हैं रन ऑफ। तो ये सारा प्रोसेस है कलेक्शन का कि प्रेसिपिटेशन के रिज़ल्ट में जो वाटर है तो या तो वो लिक्विड की सूरत में या वो सॉलिड की सूरत में हमारी इस अर्थ की सरफेस तक आ जाती हैं। तो फिर वो अंडरग्राउंड वाटर में भी चली जाती है, वो स्ट्रीम्स का भी पार्ट बन जाती है, वो रिवर्स का भी पार्ट बन जाती है, वो प्लांट्स की बॉडीज़ के अंदर भी आ जाता है और वो ओशंस का भी पार्ट बन जाता है। तो ये कलेक्शन का प्रोसेस हो जाता है। फोर्थ स्टेप हमने डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद जब ये सरफेस के ऊपर वाटर मौजूद है जहाँ कहीं पर भी और इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो सोलर एनर्जी की वजह से ये पानी वापस एवोपोरेट हो जाता है। ओशंस जो हमने बोला कि इससे 80% वाटर एवोपोरेट होता है तो वापस ये स्टेप रिपीट हो जाएगी। ये जो साइकिल है तो इसकी रिपीटेशन हो जाएगी बाय एवोपोरेशन। तो ये हमने स्टडी किया अबाउट वाटर साइकिल। हमने कहा कि 4 स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। हमने कहा कि फर्स्ट स्टेप इसका एवोपोरेशन है। एवोपोरेशन के लिए जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है तो वो सोलर एनर्जी है। जब सूरज की रोशनी इस सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पड़ती है तो जहाँ कहीं पर भी पानी होता है तो वो एवोपोरेट हो जाता है। इवन कि प्लांट की बॉडीज़ में जो वाटर मौजूद होता है तो वो ट्रांसपायर्ड होकर स्टोमेटा के ज़रिए इस एयर का पार्ट बन जाता है और एनिमल्स की बॉडी से भी वो स्वेटिंग के ज़रिए या एक्सहेलेशन के ज़रिए एयर का पार्ट बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एवोपोरेशन, मतलब कि जब वाटर अपनी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में आता है। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप स्टडी किया दैट इज़ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में हमने कहा कि इट इज़ एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ एवोपोरेशन।
तो जो कंडेंसेशन है उसमें वाटर वापस अपनी जो वेपर्स फॉर्म है तो उससे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और इसके रिजल्ट पे क्लाउड बनते हैं। क्लाउड्स क्यों बनते हैं? क्योंकि यही एयर जब ऊपर जाती है तो वहाँ पे चूँकि टेम्परेचर कूल होता है, तो कंडेंसेशन के प्रोसेस के लिए हमें कूल टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर हमें वाटर वेपर्स को वापस कन्वर्ट करना है इनटू लिक्विड तो उसके लिए कूल टेम्परेचर चाहिए होता है, तो इसके रिजल्ट में क्लाउड्स बन जाते हैं। फिर हमने स्टडी किया प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस को। प्रेसिपिटेशन में हमने ये कहा कि वाटर अब दोबारा से हमारी अर्थ की सरफेस तक आएगी बादलों से, क्योंकि बादलों में पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है और वो वाटर एक दूसरे के साथ स्टक भी होने लगते हैं। क्योंकि वाटर में अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद है, तो क्लाउड्स के हैवी होने की वजह से एयर इसको होल्ड नहीं रख सकते हैं, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से वो जो बारिश है तो वो बरसने लगती है। वो जो वाटर हमारी एयर के पास मौजूद होता है क्लाउड्स में, तो या तो वो लिक्विड स्टेट में यानी कि रेन की सूरत में इस सरफेस ऑफ द सॉइल तक आ जाती है, या वो सॉलिड स्टेट में भी आ सकती है, मतलब जो स्नो है, स्लीट है या हेल की सूरत में, उस सूरत में भी आ सकती है। फिर हमने कलेक्शन के प्रोसेस को स्टडी किया। हमने कहा कि इसमें अब जो प्रेसिपिटेटेड वाटर है तो वो हमारी अर्थ की सरफेस तक आ जाएगा, तो उसमें प्लांट्स बॉडीज़ भी इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर हमने कहा कि हमारे अंडरग्राउंड वाटर का भी पार्ट बन जाएगा, या हमारी स्ट्रीम्स और हमारी रिवर का भी पार्ट बन जाएगा, और आखिर में ये सारा का सारा जो पानी है तो ये जाकर ओशंस का पार्ट बन जाएगा। तो फिर ये जो प्रोसेस है ये रिपीट हो जाएगा जब भी सूरज की रोशनी इसी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पड़ेगी। तो इट्स ऑल अबाउट द वाटर साइकिल।